नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तेहरान में इजरायल और अमेरिका के भीषण हमले जारी। कुर्दिस्तान में IRGC बेस तबाह। ट्रंप बोले जंग में हम अच्छा कर रहे। ईरान का भी जोरदार पलटवार। तेल अवीव पर दागी मिसाइलें, बड़ी तबाही का किया दावा। भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत पर जताया शोक। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास जाकर शोक जताया। शोक पुस्तिका पर किया हस्ताक्षर। खाड़ी में तनाव के बीच भारत की डिप्लोमेसी जारी। पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात। यूएस ईरान युद्ध का भारत में तेल की कीमत पर नहीं होगा कोई असर। सूत्रों के मुताबिक भारत में तेल के दाम बढ़ने का खतरा नहीं। कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर स्थिति नियंत्रण में। सरकार रूस समेत दुनिया के कई बड़े सप्लायर्स के संपर्क में। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में शानदार रिकवरी। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। फार्मा, ऑटो, तेल, गैस इंडेक्स बढ़त पर बंद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। कहा नई सरकार को रहेगा पूरा समर्थन। नामांकन के दौरान मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार में बीजेपी का सीएम बनने की संभावना। सूत्रों का दावा सीएम की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम। जेडीयू से बन सकते हैं 2 उप मुख्यमंत्री। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड का मैच। इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला। ईरान और इजरायल के बीच वार और पलटवार लगातार जारी है। जहां ईरान ने इजरायल पर रात में बड़ा हमला किया तो इजरायल ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर स्ट्राइक कर दी। वो ताबड़तोड़ हमले किए। तेल अवीव में ईरान के हमले की डरावनी तस्वीरें सामने आई है। कई मिसाइलें एक साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरी हैं। तेल अवीव में जोरदार धमाके हुए और उसके तुरंत बाद भीषण आग भड़क गई। तेल अवीव के आसमान में काले धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए। हमले के दौरान पूरे शहर में लगातार सायरन बजते रहे। लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों और बंकरों में जाने की सलाह दी गई। ईरान ने इजरायल पर एक साथ अलग अलग हिस्सों में मिसाइलें दागी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तेल अवीव के किरिया इलाके को भी निशाना बनाया गया, जहां इजरायल का रक्षा मंत्रालय है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया है। ईरान से जंग के बीच इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू विमानों का वीडियो जारी किया है। इजरायली फाइटर जेट आसमान में फॉर्मेशन उड़ान भरते दिखाई दिए। IDF की तरफ से जारी वीडियो में ऊपर लिखा है ऑन आवर वे टू मेक हिस्ट्री। तेहरान में अमेरिका इजरायल की बमबारी के बाद मंजर सामने आ रहा है। शहर के कई हिस्सों में तबाही के निशान दिख रहे हैं। आसपास धुआं, टूटी हुई इमारतें और नुकसान की तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भयंकर रहा होगा। ईरान के हमलों के बाद इजरायल के तेल अवीव में किस तरह का माहौल है, बता रहे हैं संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध जारी है। टेल अवीव में काफ़ी तबाही हुई है जो ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं। बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है। जो ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से भी मिसाइल फेंके जा रहे हैं इसराइल की ओर। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो टारगेट पे हिट कर रहे हैं और मैं पूरा आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ये देखिए किस तरीके की तबाही हुई है। इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में। कई जगहों का जहां पर मिसाइल्स गिरे हैं और
यही हाल हम यहाँ पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं और ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल यूएस फोर्सेस के साथ मिलके। लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो यूएस की एम्बेसीज़ हों या फिर यूएस की बेस मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में, इसी तरीके के हमले किए जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और फुल स्केल वॉर चल रहा है। एक के बाद एक सायरन्स हो रही हैं यहाँ टेल अवीव में, और जहाँ पर लोग जो हैं फ़ौरन शेल्टर्स में जाते हैं। वही एक वजह है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की मौत नहीं होती है, बल्कि 12 लोगों की मौत हुई है, उसकी कंफर्मेशन आईडीएफ ने की है। भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर शोक जताया है। भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन पर संवेदना जताई। उन्होंने एक कॉन्डोलेंस बुक पर हस्ताक्षर करके श्रद्धांजलि दी। अमेरिका इजराइल के हमले में 28 फरवरी को खामेनेई की मौत हो गई थी। खाड़ी में तनाव के बीच भारत की डिप्लोमेसी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बन रहे हालात पर चिंता जताई और चर्चा की। दोनों नेताओं ने बातचीत और डिप्लोमेसी पर लौटने की जरूरत बताई। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बात की। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी नेवी ने समुद्र में डुबो दिया। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी बातचीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि जंग किसी समस्या का हल नहीं है। सैन्य संघर्ष कभी भी किसी मुद्दे का हल नहीं हो सकते, चाहे वो यूक्रेन संकट हो या पश्चिम एशिया का युद्ध। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत नियम आधारित व्यवस्था और बातचीत में विश्वास रखता है। फ्रेंड, भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड और गैस की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से देश में उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, सरकारी सूत्रों का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावित होने की वजह से देश में क्रूड और गैस की सप्लाई पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही क्रूड की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से देश में पेट्रोल, डीजल या गैस की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इससे आम नागरिक को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल जो कतर से करीब 60 मिलियन मेट्रिक स्क्वायर क्यूबिक मीटर जो करीब एलएनजी आता है वो जरूर प्रभावित हो सकती है, और इसकी वजह से खासतौर से जो इंडस्ट्रियल हमारे यूजर्स हैं देश के अंदर, उनको नए सिरे से उन प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर रीएलोकेशन किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो करीब 60 मिलियन मेट्रिक स्क्वायर क्यूबिक मीटर की जो कमी आ रही है उसके लिए अलग अलग देशों से, अलग अलग सप्लायर से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका से भी जनवरी से ही एलएनजी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि दुनिया के जितने भी बड़े क्रूड गैस सप्लायर हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही है। इसमें रशिया भी शामिल है और कोशिश की जा रही है कि तमाम देशों से जो क्रूड का स्टॉक है उसको बहाल किसी तरह से देश में किया जाए। इस वक्त की जो ताजा स्थिति है सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश में 25 दिन की रिफाइनरी और 25 दिन का रिटेल में स्टॉक मौजूद है, यानी कुल मिलाकर 50 दिनों का स्टॉक देश में मौजूद है। इसलिए आम नागरिक को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है अगर क्रूड और गैस की सप्लाई को लेकर बात करें तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस वक्त क्रूड और गैस की सप्लाई से आम लोगों पर असर नहीं पड़ने की उम्मीद है, ऐसा सरकारी सूत्रों का कहना है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने टूर एंड ट्रैवल कंपनियों की चिंता भी बढ़ा दी है। दरअसल युद्ध के चलते लोग दुबई समेत दूसरे खाड़ी देशों में घूमने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे में अब पर्यटकों के पास क्या विकल्प है, जानने की कोशिश की केतन जोशी ने।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर टूरिज्म पर दिखने लगा है। दुबई, अबू धाबी और खाड़ी देशों के दूसरे शहरों में घूमने जाने वाले पर्यटक अलर्ट हो गए हैं। वो युद्ध की वजह से अपना घूमने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 25 लाख भारतीय पर्यटक अकेले दुबई जाते हैं, जबकि पूरे यूएई में ये संख्या करीब 80 लाख तक है। यूएई में ईरान के हमलों के बाद फ्लाइटें रद्द होने से करीब 25% टूरिस्टों ने अपनी ट्रिप कैंसिल या रिशेड्यूल कर दी है। और अभी जैसा वॉर जोन का जो स्थिति हुआ है वहाँ पे, उसके कारण मेरा ये सारे प्लान्स मेरे पोस्टपोन्ड हो गए हैं। और अभी और दूसरे मेरे बड़े भाई भाभी भी वहाँ गए हुए थे और वो भी वहाँ पे स्टक हैं। तो इस स्थिति में हम इसको पोस्टपोन्ड कर रहे हैं और अभी दुबई में सब कुछ ग्राउंड लेवल पे एकदम नॉर्मल है, जैसा मुझे अभी पता चला है। भारत से यूएई के लिए आमतौर पर रोजाना करीब 78 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। ट्रैवल कंपनियां यात्रियों को फ्री रीशेड्यूल और क्रेडिट नोट का विकल्प दे रही हैं। हम लोग ट्रैवल एजेंट से डिस्कशन किया है और ट्रैवल एजेंट्स काफी अच्छा कार्य करते हुए ऑल्टरनेट रूट्स उनको सजेस्ट कर रही है कि जैसे अगर कम बजट वाला है तो सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम है। अगर उनका ज्यादा बजट है तो अभी जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपीन है, कोरिया है, तो वो भी है। मुझे नहीं लगता कि यूरोप और यूएसए की ट्रिप्स में कोई इश्यू आएगा। हो सकता है कि उनके 2 या 4 घंटा ट्रैवल पीरियड ज्यादा लगेगा, तो सिंगापुर है, हांगकांग रूट होते हुए भी ये कार्य संभव है। मार्च अप्रैल के महीने में भारत से दुबई घूमने के लिए सस्ते पैकेज ऑफर किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा तनाव ने ट्रैवल इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी कर दी है। टूरिस्ट को अपनी टूर रिशेड्यूल करने का एक मौका तो मिल रहा है, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बावजूद भी यूएई जाने वालों की तादाद शायद अगले महीनों तक कुछ कम ही रह सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। ईरान संकट का असर सिर्फ खाड़ी देशों की उड़ानों तक सीमित नहीं है। यूरोप और कनाडा जाने वाली फ्लाइट्स की इकोनॉमिक सीटों के लिए स्पॉट फेयर अब करीब 1.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच गया है, जबकि कई रूट्स पर नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के विकल्प लगभग खत्म हो गए हैं। अहम रूट्स पर इस वक्त क्या किराए चल रहे हैं, बता रहे हैं रोहन सिंह। संकट का असर सिर्फ गल्फ देशों के हवाई किराए पर नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे कनाडा, यूरोप या अमेरिका के जो किराए हैं वो भी इससे खास से प्रभावित हुए हैं। खासतौर पे इसलिए क्योंकि जितने यूरोपियन डेस्टिनेशंस हैं वो अगर भारत से जो फ्लाइट्स हैं वो गल्फ के रूट्स को ही लेते हैं, और चूंकि यहाँ का एयर स्पेस इस वक्त काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए अब इन्हें लंबे रास्ते को लेना पड़ रहा है, इसलिए किराए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। साथ ही बहुत सारे जो एयरलाइन हैं उन्होंने तात्कालिक रूप से अपने जो फ्लाइट्स की संख्या है उसे भी कम की है, जिसका असर आपको साफ देखने को मिल रहा है। इनमें से लगभग सभी रूट्स पर आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं मिलेंगी, और जो लेओवर के साथ फ्लाइट्स हैं उसमें लंबे लेओवर्स हैं, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे तक के लेओवर हैं, और वो टिकट काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स की अगर बात करें तो अगर आप दिल्ली से टोरंटो की 6 मार्च की फ़्लाइट देखते हैं, इकोनॉमिक फ़्लाइट, तो यहाँ पर भी नॉन स्टॉप आपको उपलब्ध नहीं दिख रहा है। अबू धाबी लेओवर के साथ एक एतिहाद का की फ़्लाइट उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम कम से कम 2,32,000 का किराया देना पड़ेगा वन वे के लिए। एयर इंडिया की फ़्लाइट इस दिन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगले दिन यानी कि 7 मार्च को उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम किराया देना पड़ेगा। दिल्ली लंदन रूट की अगर बात करें, 6 मार्च को इकोनॉमी का अगर आप देखें तो एक लुफ्तांसा का मस्कट लेओवर के साथ एक फ़्लाइट उपलब्ध है, और ये है 1,40,000 इसकी इकोनॉमी की जो फेयर है वो रखी गई है। साथ ही 10 मार्च तक एयर इंडिया की इस रूट पर सभी उड़ानें फुल हैं। 11 मार्च का अगर आप किराया देखें तो 3,30,000 का किराया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आप दिल्ली पेरिस रूट की बात देखें, नॉन स्टॉप फ्लाइट उपलब्ध नहीं है, मस्कट लेओवर के साथ एक फ़्लाइट उपलब्ध है ओमान एयर की, लेकिन इसके लिए मिनिमम आपको 1,60,000 का किराया देना पड़ेगा। इस रूट पर एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स 13 मार्च तक सोल्ड आउट हैं। अगर आप एम्स्टर्डम रूट की बात करें, यहाँ भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, स्विस एयर की एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए का किराया देना पड़ेगा, और इस रूट पर भी एयर इंडिया की सभी फ़्लाइट्स 12 मार्च तक के लिए फुल देखने को मिलेगी। तो यानी कि अधिकतर आप देखें तो नॉन स्टॉप फ्लाइट उपलब्ध नहीं है, और जो नॉर्मल फेयर है उसके मुकाबले 200%, 300% तक ज़्यादा इस वक्त किराए पहुँच चुके हैं। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। ग्लोबल टेंशन के बीच बाजार ने शानदार कमबैक किया है। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद में है। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही है। बाजार का बाकी हाल बता रही है कंचन नौटियाल।
तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छा खासा रीबाउंड जो है वो हमें देखने को मिला। अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो वो भी हमें आज सेंटिमेंटली पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। वही रिफ्लेक्शन आज बाजार में देखा गया है। इनफैक्ट सेकेंड हाफ की बात करी जाए, आखिरी 1 घंटे की बात करी जाए तो वहां पे एक अच्छी खासी रिकवरी बाजार में आती हुई दिखाई दी है। सेंसेक्स में करीब करीब 900 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी भी वहीं पे करीबन 300 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बैंकिंग में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, बाकी के सारे जितने ही सेक्टर्स थे आईटी को छोड़ के वहां पे जो अच्छी खासी खरीदारी है आज के सत्र में देखी गई है। देखिए, आईटी केवल एक ऐसा पैक है जहां पे हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन डिफेंस शेयर्स में सेकंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, इनफैक्ट जो मॉर्निंग तक हमें इन रेड कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे थे, रियलिटी, ऑयल एंड गैस और मेटल में अच्छा खासा जो मोमेंटम है आज के सत्र में देखा गया है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात यहां पे करी जाए तो आइए देखते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक। अडानी पोर्ट्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स पे काफी ज्यादा हमें जो इन्फ्लुएंस था वो भी होता हुआ दिखाई दिया है वॉर का, लेकिन उसके बाद काफी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिन्होंने अपने यहाँ पे स्टांस रखा है, उसके बाद ये जो तेजी है वो देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात कर ली जाए तो आईटी पैक आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई थोड़ा सा आज जो है दबाव दिखाता हुआ मार्केट में पेश हुआ है और इसके वजह से यहाँ पे कमजोरी का सत्र बनता हुआ दिखाई दिया है। मेटल्स में इनफैक्ट आज अच्छी खासी तेजी है। एल्यूमिनियम के चलते जो ये रिफ्लेक्शन है वहां पे सीधा सीधा आता हुआ दिखाई दिया है। नाल्को, हिंडाल्को और वेल्सपन कॉर्प अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखे गए हैं। लूजिंग पॉकेट में अगेन हम आईटी के बारे में ही चर्चा कर लेंगे। आईटी में जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया। कल के सत्र में हमने देखा था कि आईटी लीड करता हुआ नजर आया था, लेकिन आज वापस से हायर लेवल से एक जो गिरावट है वो चालू हो गई है। एम्फेसिस, कोफॉर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम और इसके अलावा बाकी के अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स भी देखेंगे आईटी में तो वहां पे भी जो प्रेशर है वो देखा गया है, लेकिन एक लंबे ब्रेक के बाद बाजार में आज एक रीबाउंड आता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक अच्छी बात है। दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया की लाइसेंस फीस का रीअसेसमेंट पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें ब्याज पेनाल्टी कम करने के बाद रकम में 60 से 65% की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी इस पर अंतिम फैसला लेगी। पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज करीबन 90,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कैबिनेट ने इन ड्यूज को फ्रीज कर दिया था और दूरसंचार विभाग से कहा था कि आप इसको रीअसेसमेंट कीजिए। 15 जनवरी को दूरसंचार विभाग ने अपने जो कम्युनिकेशन कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स है उनको निर्देश दिए थे कि आप इसका असेसमेंट दोबारा से कीजिए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सीसीएस ने लाइसेंस फीस का रीअसेसमेंट पूरा कर दिया और इसकी डिटेल्स दूरसंचार विभाग को सौंप दी है। इसके अंदर करीबन 60 से 65% की कमी ब्याज और पेनल्टी हटाने के बाद दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जो स्पेक्ट्रम चार्जेस है उसका रीअसेसमेंट होना अभी बाकी है, तो सीसीएस उसका भी काम काफी तेजी से कर रहा है। 31 मार्च तक इसका रीअसेसमेंट पूरा होने का अनुमान है और इसके ऊपर जो अंतिम फैसला है वो दूरसंचार विभाग की एक कमेटी जो बनाई है वो लेगी। रिटायर्ड आईएएस के अध्यक्ष के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में दूरसंचार विभाग ने एक कमेटी बना दी है जो कि उसके ऊपर अपना फैसला अंतिम लेगी। तो ये पूरा जो रीअसेसमेंट है वो 31 मार्च तक कंप्लीट होने का अनुमान है और जो वोडाफोन आइडिया की जो एजीआर के ड्यूज है वो करीबन 60 से 65% तक घट सकते हैं। जो कंपनीज के ड्यू है वो 35,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए रह सकते हैं और कंपनी को ये ड्यूज जो है अगले 10 साल तक इसके ऊपर फ्रीज लगाया गया है। तो 10 साल के बाद कंपनी का ये सब जो ड्यूज का पेमेंट है वो शुरू होगा, तो कंपनी को एक बड़ी राहत दूरसंचार विभाग के एजीआर रीअसेसमेंट से मिल सकती है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार को बहुत जल्दी नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में शिफ्ट होंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि पिछले 2 दशक से ज्यादा उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ सेवा की। अब राज्यसभा जा रहे हैं और जो नई सरकार बनेगी उसको नीतीश कुमार पूरा सहयोग देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला था और जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सही समय पर बीजेपी नीतीश की जगह अपना सीएम बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार के कार्यकाल और उनकी बेदाग छवि की तारीफ करते हुए कहा कि एक बार फिर केंद्रीय राजनीति में उनका स्वागत है।
बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू अब खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ भी यही किया था। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। और आज आवाज अड्डा में भी इसी विषय पर होगी बड़ी चर्चा। दिल्ली चले नीतीश कुमार, किसका होगा बिहार? जरूर देखिए शाम 7:57 पर। भारत दौरे पर आए फिनलैंड के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इसमें कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। संयुक्त बयान में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति स्टब का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वो उनकी पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। इससे भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए फिनलैंड में नए अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा शिक्षा और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति बनी है। फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट्स और टैलेंट के लिए एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। यानी स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट के हर लेवल पर अपने सहयोग को नई गहराई देने जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।